जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को जानेंगे। लेकिन पिछले दिन हम पिछले क्लास में एनसीईआरटी जो हिस्ट्री था उसके मतलब बुक को कंप्लीट किए थे और आप सभी को उसका नोट चाहिए तो मेरे जो लिंक्स पर दिया गया है जो नंबर, उस पर कॉल करके मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे साथियों द्वारा यानी जो A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में जो विभिन्न साथियों द्वारा विभिन्न चैप्टरों क्लास 6 के विभिन्न बुकों को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। उस सब का आपको नोट्स चाहिए तो कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो एनसीईआरटी का जो क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप पढ़े। तो चलिए, आज हम क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है वह चैप्टर नंबर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। यानी इस चैप्टर में हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में जो विभिन्न ग्रह है, उपग्रह है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं, वह क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। जो ज्योग्राफी जो शब्द होता है वह 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं। जो जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी जिसमें ये जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। यानी जो ज्योग्राफी जो है उसमें हम पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जानेंगे। और अब हम जानते हैं जो ज्योग्राफी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है इसके बारे में। तो जो ज्योग्राफी शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी जो ज्योग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसको याद रखिएगा। जिसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यानी ज्योग्राफी में हम जानेंगे पृथ्वी के विवरण के बारे में, अध्ययन के बारे में। तो यही है। तो चलिए अब जानते हैं। जो ज्योग्राफी है वह ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भागों को पढ़ा जाता है इसके बारे में। तो जिसमें जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी जो है उसमें पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जानते हैं। यानी जो जियोलॉजी शब्द है उसमें पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जाना जाता है। उसके बाद जियोमेट्री जो है उसमें पृथ्वी के मापन के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद एक और है जियोइड, यानी इसमें पृथ्वी के आकार के अनुरूप के बारे में पढ़ा जाता है। यानी जो ज्योग्राफी शब्द है उसमें पृथ्वी के अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है, इसके मापन के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद पृथ्वी के जो आकार होता है उसके अनुरूप पढ़ा जाता है। तो यही सब ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। मुख्यतः इसमें जो ज्योग्राफी है उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा। इस टॉपिक में हम सौरमंडल के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और इसमें हम जानेंगे अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। तो अक्सर हम देखते हैं शाम के टाइम में, यानी सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद आकाश में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं। यानी आकाश के ऊपर ताकते हैं तो कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। उसके बाद कुछ में रोशनी ही नहीं होता है, यानी वह उसमें कोई टिमटिमाहट नहीं होता है। जैसे में देखे होंगे चंद्रमा में कोई टिमटिमाहट नहीं होता है, लेकिन तारे जो होते हैं वह विभिन्न उसमें टिमटिमाहट देखने को मिलते हैं। तो चंद्रमा को हम रोज देखते हैं। यानी चंद्रमा जो है वह हम लोग को रोज दिखता है, लेकिन वह उसका जो आकार होता है वह रोज भिन्न देखने को मिलता है। यानी जो चंद्रमा का आकार की बात करें तो वह जो होता है विभिन्न दिनों में विभिन्न आकार में दिखते हैं। यानी उसी में एक पूर्णिमा की रात होता है, उसमें पूरा चांद दिखता है। वही अमावस्या की रात होता है, उसमें दिखता ही नहीं है चांद।
तो यही बताना चाह रहे हैं आपको, यानी पूर्णिमा के बारे में और अमावस्या के बारे में। तो पूर्णिमा की जो रात होती है वह एक महीना में सिर्फ एक ही बार मतलब आती है, यानी उस दिन आसमान में पूर्ण रूप से चांद दिखता है। तो देखिए यहाँ जो पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखती है, तो इसको याद रखिएगा। और यह जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात है वह पूर्णिमा होती है, तो इसको याद रखिएगा। और पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद अमावस्या की रात आती है। इसको मतलब नए चंद्रमा मतलब कहा जाता है, यानी नए चंद्रमा की रात अमावस्या को कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या की रात होती है। इस दिन पूरा अंधेरा, यानी आसमान में देखेंगे तो पूरा अंधेरा सा मतलब छाया रहता है। यानी आप गांव घर में देखते होंगे बोला जाता है इजोरिया रात, अनहरिया रात, तो वही बताना चाह रहे हैं। जैसे कि जो इजोरिया रात की बात करें तो वह पूर्णिमा की रात्रि होती है, जिसमें मतलब चांद पूर्ण रूपेण मतलब दिखता है, वही से उसके रोशनी से मतलब इजोरिया रात होता है। और जिस दिन अमावस्या की रात होती है उसमें उस दिन थोड़ा भी चंद्रमा आकाश में नहीं दिखती है, इसलिए उस दिन अंधेरिया यानी अंधेरा रात होती है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। तो जो आकाश में, जैसा कि आपको हम बताए, जो सूर्यास्त के बाद जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य दिखते हैं, वह दिन में भी रहता है, यानी वह खत्म नहीं होता है। लेकिन सूर्य के अत्यधिक रोशनी के कारण, यानी जो हमारा जो सूर्य है उसका जो अत्यधिक जो रोशनी होता है उसके कारण मतलब जो चंद्रमा नहीं दिखते हैं, तारा नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब सूर्यास्त मतलब होता है उस समय आप आकाश में देखिएगा जो तारे का मतलब एक समूह भी देखने को मिलता है, और जिसे सप्त मतलब ऋषि तारे कहते हैं, तो वो सब देखने को मिलता है। लेकिन दिन में ये सब दिखने को नहीं मिलता है। तो वही चलते हैं, अब खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं वह क्या होता है। तो जो सूर्य होता है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसा कि आपको हम बताए, रात में जो मतलब आकाश में जो चमकती है, सूर्य चमकती है, चंद्रमा चमकती है, तारे चमकती है, जो उल्का पिंड होता है ये चमकती है, और भी विभिन्न मतलब चीजें जो आकाश में जो रात के समय में चमकती है वह सब उल्का पिंड कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए उल्का पिंड क्या है तो आप बता सकते हैं उल्का पिंड के बारे में। उसके बाद जो आप बता सकते हैं वह खगोलीय पिंड क्या होता है, और जो उल्का पिंड होता है इसके बारे में हम आगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम जानते हैं आगे जो चंद्रमा जो हमारे सौरमंडल में है उसमें हम सूर्य के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे, ग्रह के बारे में जानेंगे। तो हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हम खगोलीय पिंड के बारे में जाने, तो जो और भी जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें स्वयं मतलब आकाश में विभिन्न मतलब खगोलीय पिंड होते हैं। किसी के पास रोशनी होती है, चमक होती है, लेकिन जो आकाश में और भी होती है उसके पास स्वयं रोशनी नहीं होती है। जो मतलब खगोलीय पिंड रोशनी करती है उसके रोशनी से वो चमकते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम तारे के बारे में जान लेते हैं। तारे क्या है? तो कुछ जो खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, यानी आपको हम खगोलीय पिंड के बारे में बताए हैं, तो उसी में कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप लोग को मतलब हवाई जहाज से ही आप अनुमान लगा लीजिए, आकाश में हवाई जहाज जब उड़ता है तो छोटा सा दिखाई देता है, वही जब जमीन पर उतरता है तो कितना बड़ा रहता है। वैसे ही खगोलीय पिंड हम नीचे से देखते हैं तो छोटा रहता है, लेकिन आकाश में वह बड़ा रहता है। तो वही बताया गया। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और मतलब जो
खगोलीय पिंड है वह बड़े आकार का और मतलब गर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सूर्य को मान लीजिए, वह गर्म भी होता है और उसमें अत्यधिक रोशनी भी होती है और वह बड़े आकार के भी होते हैं। तो यह गैसों से बनी होती है, यानी जो आकाश में जो खगोलीय पिंड भी होती है वह कुछ गैसों से भी बनी होती है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे यानी जो खगोलीय पिंड होती है उसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में मतलब उत्सर्जित करती है। यानी जो खगोलीय पिंड होती है वह बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो यही बताया गया है। इन जो खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। यानी जो आप देखते होंगे आकाश में जो खगोलीय पिंड होता है उसके पास अपना ऊर्जा होता है, मतलब उसका अपना प्रकाश होता है। ये सब मतलब एक तरह से मतलब तारा इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तारा क्या है तो कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यह गैसों से बने होते हैं। उसके बाद इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं, जो तारा के एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसमें हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी आपसे पूछा जाए सूर्य क्या है तो वो एक तारा है। तारा मतलब कैसे है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको हम बताए, जो खगोलीय पिंड होता है वह बड़े आकार का होता है, गर्म होता है, वह गैसों से भरा होता है, वह प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो आप लोग सूर्य को देखे होंगे, यानी हमारा जो सूर्य है उसको आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे, उससे अत्यधिक मतलब गर्मी उत्सर्जित होती है। सूर्य से ही हमको प्रकाश बहुत सारा उत्सर्जित होने को देखने को मिलती है। वह गैसों से भरा होता है जो हमारा सूर्य है। तो हम सूर्य के बारे में विस्तृत जानकारी आगे जानेंगे। तो सूर्य जो है मतलब एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान दिखते हैं। यानी जो सूर्य है उसमें जो अत्यधिक जो रोशनी होते हैं उसी के समान आपको आकाश में अनगिनत तारे दिखते होंगे जो सूर्य के समान दिखते हैं। लेकिन वो सब जो होते हैं कुछ के पास अपना रोशनी नहीं होता है, सूर्य के रोशनी से चमकते हैं, इसलिए वो आपको सूर्य के समान दिखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम जान लेते हैं आगे के टॉपिक की ओर, जो है तारामंडल। उसके बाद हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो जो तारामंडल आकाश में तारों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष आकृति या पैटर्न जैसा दिखाई देता है। यानी जो हम तारामंडल की बात करें वो आकाश में एक अपना मतलब रूप दिखाता है, जिससे लोग उसका नाम को अनुमान लगाते हैं। यानी तारामंडल एक मतलब तारा का समूह है। वह समूह जो है या कहे तो पैटर्न का है, वह जो तारा मतलब जो तारा होता है उसके आधार पर आदमी उसका नाम चयन करते हैं। तो वही बताया गया है। यानी जो तारामंडल आकाश में तारों का एक समूह होता है। तो इसको याद रखिएगा, जो किसी विशेष आकृति, यानी तारामंडल का एक आकृति होता है जो विशेष आकृति और पैटर्न को दर्शाता है। यानी आपको हम तारामंडल का मतलब चित्र को भी दिखाएंगे, बताएंगे कैसा होता है तारामंडल। उसी में है एक अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक तारामंडल है। यानी जो तारा का जो समूह है वह एक अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का तारामंडल है। तो तारामंडल कैसे रहता है इसके बारे में जानते हैं। यानी जो ये तारामंडल है वह 7 तारों का समूह है। यानी जिसे हम सप्तऋषि मतलब कहते हैं, यानी सप्तऋषि नक्षत्र कहते हैं या तारामंडल कहते हैं, जिसमें 7 तारों का समूह है। यानी ये जो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। यानी यह 7 तारों का समूह आपको देखने को मिलेगा। और जो लास्ट वाले जो
जो 2 तारे हैं और उसी के मतलब सामने से आप ताकिएगा तो एक और यहाँ पर तारा दिखेगा जिसे जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा कहते हैं। प्राचीन समय में जो ये ध्रुव तारा था इसी के मतलब अनुसार दिशा का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग देखते हैं पूर्व होता है, पश्चिम दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है, दक्षिण दिशा होता है। लेकिन प्राचीन समय में जो मतलब जो ध्रुव तारा था उसी के आधार पर हम लोग दिशा के अनुमान लगाते थे यह कौन से दिशा होता था। तो ये जो मतलब जो सप्तऋषि जो तारा का जो समूह होता था वह अधिकतर उत्तर दिशा में मतलब देखने को मिलता था। तो सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, तो इसको याद रखिएगा। ये इसका मतलब अनुमान आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो जो ये जो सप्तऋषि जो तारा मंडल है यह अर्सा मेजर का एक भाग है, तो इसको याद रखिएगा। जो आपको हम अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का मतलब तारा मंडल बताए हैं, उसमें जो सप्तऋषि जो तारा मतलब तारा मंडल का है या नक्षत्र का है, दोनों एक ही बात है, वह अर्सा मेजर का एक भाग है, तो इसको याद रखिएगा। और प्राचीन समय में लोग जो रात्रि में दिशा यानी रात के समय में दिशा का अनुमान लगाना होता था, यानी प्राचीन समय में घड़ी नहीं था। यानी अभी हम लोग को विभिन्न मतलब कंपनी के घड़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वह उन सभी के पास घड़ी नहीं था। यानी उस समय उतना विकास ही नहीं था जो घड़ी आता। तो उस समय के जो लोग थे वह दिशा के अनुसार जो सप्तऋषि जो तारा था उसके जो ध्रुव तारा थे उसके अनुसार अनुमान लगाते थे। तो वही बताया गया जिसकी सहायता से मतलब दिशा का अनुमान लगाया जाता था। उसके बाद हम जानते हैं खगोलीय पिंड के गति के बारे में, इसका मतलब अध्ययन कौन करते थे इसके बारे में। तो जो खगोलीय पिंड व उसकी गति, यानी आपको हम इसी टॉपिक में बताए थे जो खगोलीय पिंड क्या होता है इसके बारे में। तो जो खगोलीय पिंड की जो गति होती है और इसके बारे में अध्ययन कौन करते हैं, तो उस समय एक खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इन्होंने मतलब खगोलीय पिंड के गति के बारे में मतलब पता किए थे, इसके बारे में अध्ययन किए थे। तो ये थे आर्यभट्ट। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंड के गति के मतलब बारे में अध्ययन कौन किए थे, तो वो किए थे आर्यभट्ट। ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी जो ग्रह जो है उसका जो चंद्रमा जो है परिवर्तित जो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी आपको हम बताए सूर्य के मतलब सूर्य में अत्यधिक रोशनी होती है और उसी के मतलब प्रकाश के कारण मतलब ग्रह चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं। यानी उन सभी के पास अपना कोई रोशनी नहीं था। और रात के समय में आपको अधिकतर मतलब जो चंद्रमा होते हैं वह देखने को मिलता होगा। तो ये सूर्य के मतलब चमक से चमकते हैं, इनका कोई अपना चमक नहीं होता है। वैसे ही जो ग्रह होते हैं इसको भी अपना कोई ग्रह मतलब रोशनी नहीं होता है। इस सब के बारे में हम अगले दिन जानेंगे, अगले टॉपिक में जब हम सौरमंडल पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।